नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वक्त अगर कोई सा भी देश सबसे ज़्यादा चर्चे में है, न्यूज़ में है, तो वो है हमारा पड़ोसी चाइना, जिसके साथ अभी हमारा सीमा विवाद जो है वो अभी पूरे तरीके से अभी सुलझा नहीं है। धीरे धीरे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, बट अभी भी जो टेंशन है वो बना हुआ है। सो दोस्तों, चाइना जो है इस वक्त भारत और लद्दाख इंडिया और चाइना के बीच में जो लद्दाख में हमारा जो सीमा विवाद हुआ, जो टेंशन हुआ बॉर्डर पे, सिर्फ उसी वजह से न्यूज़ में नहीं है। इसके अलावा चाइना और भी वजहों से न्यूज़ में है, और वजह बहुत से है। जैसे आप हांगकांग इशू को ले लीजिए, तिब्बत के इशू को ले लीजिए, देन आप ताइवान इशू को ले लीजिए। अभी ईरान के साथ उसका एक बहुत बड़ा महाडील होने वाला है 400 बिलियन का। आप यानी कि चाइना जो है वो हर तरीके से न्यूज़ में है। एंड सबसे बड़ी बात है कि चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर 2018 चल रहा है, तो इस वजह से भी न्यूज़ में है। एंड दोस्तों, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट जो अब नंबर का कह सकते हैं वो है कोरोना वायरस की वजह से न्यूज़ में। बट दोस्तों, एक और कारण है जिसकी वजह से चाइना जो है सिर्फ एक टाइम पे नहीं, पिछले कई सालों में इस मुद्दे पर डिबेट होता रहा है दुनिया के जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनके बीच में। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि व्हाट चाइना इज डूइंग इन अफ्रीका। दोस्तों, ये जो एक मुद्दा है वो इस पर जो लोग हैं वो आधे आधे बटे हुए हैं। जो भी एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड के, वो इस पर आधे आधे बटे हुए हैं। और ये टॉपिक है क्या, ये मुद्दा है क्या? व्हाट चाइना इज डूइंग इन अफ्रीका। तो यानी कि अगर आप इसको हिंदी में समझिए तो चाइना अफ्रीका में क्या कर रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात बिजनेस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। सो दोस्तों, इस बात को थोड़ा जानने के लिए हम आज से 200-300 साल पहले जाते हैं और वहाँ से कुछ समझेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हम आज चाइना क्या कर रहा है अफ्रीका में वो समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, हमारा कंट्री इंडिया, एशिया के बाकी मुल्क, या आप कहिए कि पूरा अफ्रीका, ये सभी क्या थे? कॉलोनीज थे। किसके थे? तो यूरोपियन पावर के, वेस्टर्न कंट्रीज। कौन कौन से वो कंट्रीज थे? फ्रांस, यूके, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, ये वेस्टर्न कंट्रीज थे। इनके यहाँ डेवलपमेंट बहुत जल्दी हुआ, इनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत जल्दी हुआ। ये लोग कॉलोनी बनाने लगे। उसके पीछे का कारण बहुत सा है, लेकिन हम अभी उस चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। बट उन्होंने कॉलोनीज बनाई, और सबसे ज़्यादा कॉलोनीज किसने बनाया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है इंग्लैंड ने। एक वक्त था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच के टाइम पीरियड की बात करें 20 साल की, तो उस वक्त इस पूरे धरती का जो भूभाग था, लैंड एरिया था, उसमें के 25% एरिया पर अकेला इंग्लैंड का साम्राज्य था, ब्रिटिश किंगडम था। और दोस्तों, वो कहते थे कि हमारा किंगडम इतना बड़ा है कि हमारे किंगडम में सूर्यास्त तो होता ही नहीं है। तो दोस्तों, इसके कहने का क्या मतलब है कि सूर्यास्त नहीं होता है? इसका मतलब ये है कि उनका किंगडम जो था वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से लेके आप कह सकते हैं कि उस पार 7 समुद्र पार कनाडा तक था। यानी कि कहीं ना कहीं उनके किसी न किसी कॉलोनी में तो सूरज उगा ही रहता था। यानी कि वो कहते थे कि हमारे किंगडम तो इतना बड़ा है कि सूरज कहीं अस्त ही नहीं होता है, सूर्यास्त होता ही नहीं है। खैर छोड़िए, इस बात को हम और आगे नहीं जानते हैं। बस मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत से कॉलोनीज बनाया था। अब उन्होंने कॉलोनीज क्यों बनाया था, इसके भी बहुत से कारण हैं, बट एक कारण जो इस वीडियो में हमको आगे डिस्कस करना है, हम उस कारण को जानते हैं। तो उनको कॉलोनी बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी जल्दी हो गया था। तो दोस्तों, वहाँ पे उनको क्या हुआ कि रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे चाहिए था, और उनको वहाँ पे जो रॉ मटेरियल अवेलेबल था उससे उनका काम नहीं हो पा रहा था। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब वहाँ पे हुआ तो वहाँ का जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड था वो हाई हो गया, उनके जो डिमांड्स थे, नीड्स थे, वो भी बढ़ने लगे। तो वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर करना था उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, जो कि वहाँ उनको अपने देश में नहीं मिल रहा था। तो उनको रॉ मटेरियल के लिए वो इंग्लैंड से बाहर निकले, और एशिया अफ्रीका के कंट्रीज जो कि बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया था, बहुत से एरिया को, वो वैसे वैसे जगहों पर गए। अब जब वो इंडिया आए या फ्रांस ने कॉलोनी बनाया, वियतनाम, तो वो जब ऐसे जगहों पे गए तो उनको क्या मिला? उनको इन जगहों से रॉ मटेरियल मिला, वो भी या तो फ्री में, नहीं तो सस्ते दामों पर। इसके अलावा उनको क्या मिला? तो उनको मिला लेबर। अब वो क्या करते थे? हमारे यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेकर जाते थे सस्ते दामों पर, और हमारे यहाँ से लेबर को लेके चले जाते थे। वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे मशीनरी था पूरा, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता था।
एंड जो फाइनल गुड्स था वो दोबारा हमारे ही मार्केट में आके ऊंची दामों पर वो बेचते थे। तो इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ? इससे उनको फ़ायदा हुआ कि उनको रॉ मटेरियल भी सस्ते पे मिल गया, सस्ते लेबर भी मिल गया, एंड जब उन्होंने फाइनल गुड बेचने के लिए उनको एक मार्केट भी मिल गया। तो उनका तो चारों तरफ वाहवाही ही है कि उनको हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और लॉस किनको हुआ? तो जो हम कॉलोनीज थे, इवन इंडिया को ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा कोई इकॉनमी डेवलप नहीं हुआ, या हम उन्होंने जब हमको छोड़ के गए तो हम कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं थे। उल्टा जो हमारी इकॉनमी थी, हम जितनी भी हमारी जैसे कॉलोनीज थी उनके इकॉनमी को वो लोग तहस नहस करके गए थे यूरोपियन पावर्स। अब दोस्तों मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? तो दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे का कारण ये है कि दोस्तों इस धरती पर अगर कोई जगह है, कोई कंट्री है, या आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंट है जो सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है, सबसे कम डेवलप्ड है, वो है अफ्रीका। यूरोप डेवलप कर चुका है, एशिया भी धीरे धीरे अब डेवलप कर रहा है, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लगभग हर जगह डेवलपमेंट या तो हो चुका है, हो रहा है, मतलब प्रोसेस में है। बट अफ्रीका एक ऐसा जगह है जहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अभी डेवलपमेंट न के बराबर हुआ है। सो दोस्तों चाइना क्या कर रहा है कि जैसे अभी मैंने आपको जो कहानी सुनाया कि वो लोग कॉलोनीज क्यों बनाए, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, सस्ते लेबर चाहिए थे, और एक मार्केट चाहिए था कि अपने बनाए हुए जो उन्होंने मैन्युफैक्चर गुड्स है उसको बेचने के लिए। तो आज चाइना क्या कर रहा है? एक वक्त था जब चाइना को बहुत बड़ा, अभी भी कहा जाता है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। चाहे दोस्तों दुनिया का कोई सा भी कंपनी हो, यहाँ तक कि एप्पल कंपनी के भी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो चाइना में होता है। डिजाइन बेशक वो यूएस में हो, बट जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो चाइना में होता है। तो दोस्तों चाइना में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सस्ता लेबर है एंड सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल मिल जाते हैं। इसलिए कोई भी दुनिया की कोई सी भी कंपनी है वो चाहती है कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, रॉ मटेरियल, वो सब चाइना में हो। सो दोस्तों लेकिन धीरे धीरे क्या है कि चाइना में भी अब वहाँ का जो हम लोग कहते थे कि कम मतलब लेबर जो था लो कॉस्ट पे मिल जाता था, अब ये प्रॉब्लम वहाँ पे भी अराइज होने लगा है। यानी कि सस्ते लेबर अब वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, और जो रॉ मटेरियल है वो भी अब वहाँ पे धीरे धीरे पहले के मुकाबले अभी भी सस्ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आने वाले 1-2 साल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, बट पिछले कुछ सालों में वहाँ पे जो रॉ मटेरियल का तो जो दाम है वो बढ़ा है, और जो लेबर जो हम कहते थे कि सस्ता लेबर है वो भी धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब एकाएक वहाँ पे बदलाव भी हो जाएगा आने वाले 2-4 साल में, बट धीरे धीरे वहाँ पे ये बदलाव हो रहा है कि जो सस्ते दामों पे लेबर मिलते थे अब वो थोड़े महंगे हो रहे हैं, और रॉ मटेरियल भी। तो चाइना को यहाँ पे एक ऐसा देश चाहिए था, जगह चाहिए था जहाँ पे वो जाए, वहाँ पे उसको सस्ता लेबर मिले, सस्ते रॉ मटेरियल मिले, नेचुरल रिसोर्स मिले, ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके। यानी कि जो वो चाइना में करता था, अब कोई एक ऐसे जगह को ढूंढ रहा था जो उसको चाइना से बाहर में मिले। और दोस्तों वो उसको मिला अफ्रीका के रूप में। अफ्रीका पूरा का पूरा अफ्रीका ही जो है वो अंडर डेवलप्ड है। उस पूरे अफ्रीका में अगर हम 1 या 2 कंट्रीज को छोड़ दें तो आप अंडर डेवलप्ड सारे कंट्रीज को कह सकते हैं। वहाँ पे जो बेसिक नीड्स होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस सब का भी वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा अभाव है। सो अब चाइना क्या किया? चाइना वहाँ पर गया, उन कंट्रीज अपने डेलीगेट्स को हर देश में भेजा अफ्रीका के, और उन लोगों से उन्होंने बात की कि देखिए आप लोग आज भी, आप लोगों को आज़ादी मिले हुए 70 साल, 80 साल, 50 साल हो गए हैं, और दुनिया देखिए कहाँ से कहाँ चले गई, और आप लोग अभी भी अंडर डेवलप हैं। तो वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे उनको डेवलपमेंट के बारे में बताया कि हम आपके रेल प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, पोर्ट्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टोटली हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आपका डेवलप करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, और इसके बदले में आपको हम कर्ज दे रहे हैं, आप हमारे कर्ज से ही सब कुछ कीजिए, और बाद में आप हमको कर्ज वापस दे दीजिएगा। लेकिन दोस्तों कोई भी कंट्री किसी को कर्ज क्यों देगा, और क्यों बिना किसी सेल्फिश नीड के, बिना किसी स्वार्थ के क्यों किसी का मदद करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे चाइना का क्या स्वार्थ है? चाइना चाहता है कि वो अफ्रीका में जाए, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज उसको आसानी से मिल जाए, फ्री मिले या कम दामों पर मिले, इसके बदले में वो वहाँ पे डेवलपमेंट कर दे और उनको भारी भरकम कर्ज दे, और जब अफ्रीकन कंट्री जो है वो कर्ज ना वापस कर पाए तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे, उनके जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, वहाँ की जो स्टेट ऑन कंपनीज है, जो सरकारी कंपनीज है, उन पे वो कब्जा कर ले।
यानी कि अभी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक कहानी मैंने सुनाया था कि यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में वो भी धीरे धीरे करके आए थे। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत को उन्होंने एक बार में गुलाम बनाया था, वो धीरे धीरे करके ही कहीं पे जाकर उन्होंने पूरा गुलाम बनाया था। यानी कि वो अपने ऊपर उन्होंने पूरा डिपेंड कर दिया, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, वो सब कुछ जो भी कॉलोनीज बनी वो फाइनली जाके डिपेंड हो ही गई थी वेस्टर्न कंट्रीज पे, वेस्टर्न पावर पे। तो यहाँ पे चाइना जो है वो यही कर रहा है, अब कर्ज देता है सबको, और जो नहीं चुका पाते हैं तो वो उनसे उनके जो मिनरल है, रिसोर्सेज है, उसको उस पर कब्जा कर लेता है। इससे चाइना को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा कि उसको कम दामों पे या फ्री में रॉ मटेरियल मिलेगा, और जो अभी वो उसको मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है वो भविष्य में भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन के रहेगा। क्योंकि चाइना में अगर उसको वहाँ पे सस्ते लेबर नहीं मिलेंगे, अपने कंट्री में रॉ मटेरियल सस्ता नहीं मिलेगा, तो वो अफ्रीका से इस्तेमाल करेगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अफ्रीका के हैं और जिनके ऊपर चाइना का बहुत ज़्यादा कर्ज है। अब दोस्तों एक कंट्री है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके ऊपर चाइना का 3.4 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर का कर्ज है। और दोस्तों इसके बदले में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसने एग्री किया है कि वो चाइना के साथ दे विल एक्सचेंज मिनरल रिसोर्सेज फॉर लोन्स विद चाइना। तो आप देख सकते हैं कि लोन के बदले में अपने मिनरल रिसोर्सेज का वो एक्सचेंज करेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। और दोस्तों कॉन्गो में अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो वहाँ पे डायमंड, गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट, टिम्बर एंड ऑयल, ये सब काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे देश की, घाना। घाना के ऊपर भी करीब 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है। और दोस्तों इस कंट्री के ऊपर भी मतलब कर्ज है एंड लेकिन यहाँ पे माना गया कि अफ्रीका में यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और अफ्रीका का ये सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है। बट यहाँ पे भी दोस्तों चाइना विल भी, देखिए क्या लिखा हुआ है कि चाइना विल बी ग्रांटेड एक्सेस ऑफ 5% ऑफ घाना रिजर्व ऑफ बॉक्साइट, अ क्रूशियल सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो दोस्तों अब देखिए अब यहाँ पे इनको एल्यूमिनियम मिल रहा है, यानी 5% ग्रांट एक्सेस। तो अभी इनको 5% है, इन फ्यूचर जब घाना जो है कर्ज नहीं चुका पाएगा तो इसको या तो ये पूरे पे कब्जा कर लेंगे, कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो जो 5% है वो बढ़ के 10 या 20% होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मोटा मोटी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाइना जो है उनके नेचुरल रिसोर्स को चाहता है, रॉ मटेरियल चाहता है फ्री में या सस्ते दामों में, और इसके बदले वो उन कंट्रीज को तरक्की के सपने दिखा रहा है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि अभी वो इन्वेस्टमेंट करे और इसका जो उसका फ्रूट मिले, फल मिले, वो आने वाले अगले 100 साल के लिए। अब दोस्तों नाइजीरिया है, तो नाइजीरिया ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है और अंडर डेवलप कंट्री है, यहाँ पे अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। तो इस कंट्री के ऊपर 2.6 बिलियन का कर्ज है। एंड दोस्तों यहाँ पर नाइजीरिया जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा लिया हुआ है अगर देखा जाए तो कर्ज के तौर पे चाइना से। अब दोस्तों अगले कंट्री की बात करते हैं, कैमरून। तो कैमरून का 5.7 बिलियन यूएस डॉलर जो कर्ज है कैमरून के ऊपर चाइना की तरफ से। सो दोस्तों और दूसरे कंट्री की बात करते हैं, जैम्बिया। जैम्बिया भी एक अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, और इसका तो केस ही अलग है। जैम्बिया ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले लिया था और जब ये नहीं चुका पाए थे तो वहाँ का जो मेन स्टेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूसर कंपनी था जेस्को, वो चाइनीज़ के हाथों चला गया था। सूडान है दोस्तों, सूडान भी एक बहुत बड़ा कर्ज वाला देश है जिसके ऊपर कर्ज है चाइना का। तो दोस्तों ऐसे करके बहुत से ऐसे जो कंट्री है उस पर चाइना का कर्ज है। अब दोस्तों बात करते हैं केन्या। तो केन्या के ऊपर भी 7.9 बिलियन डॉलर का कर्ज है, यूएस डॉलर का कर्ज है चाइना की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो उन्होंने पोर्ट्स एंड बहुत सी चीज़ों को डेवलप किया, बट जब ये अपना कर्ज नहीं चुका पाए तो क्या हुआ कि वहाँ का जो सबसे बड़ा और सबसे आप कह सकते हैं ल्यूक्रेटिव पोर्ट था, पोर्ट ऑफ मोम्बासा, तो वो चाइना के हाथों इनको देना पड़ा, यानी कि अब वहाँ पे चाइनीज कंट्रोल है। इथियोपिया, इसके ऊपर भी 13.7 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है चाइना की तरफ से, और दोस्तों ये कंट्री भी अभी अब चुका नहीं पा रही है। तो दोस्तों आने वाले कल में इससे भी कुछ ना कुछ छीन लिया जाएगा, मिनरल रिसोर्सेज हो या कोई इसका पोर्ट हो। तो इस तरीके से दोस्तों अब हो क्या रहा है, अंगोला है, इसके ऊपर भी कर्ज है। तो अब मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि अफ्रीका के जो बहुत से कंट्रीज है उसके ऊपर चाइना का जो बहुत ज़्यादा कर्ज है। अब कर्ज लेने से क्या होता है, वहाँ डेवलपमेंट तो थोड़ी बहुत हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। डेवलपमेंट तो इंडिया में भी हुआ, जब ब्रिटिशर्स थे तो हमारे यहाँ रेल नेटवर्क स्टार्ट हुआ, टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट हुआ, तो ब्रिजेस बने, हमारे यहाँ भी नो डाउट डेवलपमेंट हुआ।
पर दोस्तों वो डेवलपमेंट किस काम का था, वो हमारे लिए नहीं हुआ था। उस वक्त भी रेल को हम यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाता था, तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए अपने कॉलोनीज को डेवलप किया था। वो हमारे फ़ायदे के लिए कॉलोनीज को डेवलप नहीं कर रहे थे। अगर उन्होंने, हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स हमें हमारे कंट्री में रेल बनाकर गए, हावड़ा ब्रिज बनाकर गए, दोस्तों हम मानते हैं इस बात को, बट वो हमारे फ़ायदा के लिए, इंडिजीनियस जो यहाँ के लोकल लोग थे उनके फ़ायदे के लिए वो नहीं बनाते थे। उनका खुद का ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, बिजनेस उनका अच्छा से चले, तो इसलिए वो बनाते थे। तो आज चाइना भी वही कर रहा है। वो हर कंट्री में रेलवे नेटवर्क को डेवलप कर रहा है, पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, एयरपोर्ट को डेवलप कर रहा है, वहाँ पे रोड नेटवर्क, हाईवे बनवा रहा है। तो दोस्तों ये वहाँ के लोकल लोग को जितना फ़ायदा नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा फायदा होगा चाइना को, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री जो है वो लैंड बॉर्डर, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, बीच में तो कोई सी है नहीं। सो दोस्तों वो अगर उसको ट्रेड करना है तो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो रोड नेटवर्क होगा चाइना उसको यूज करेगा। तो चाइना जो है वो उनके लोगों को सपने तो दिखा रहा है और वहाँ के लोग खुश भी हो रहे हैं, बट आने वाले टाइम में क्या होगा कि ये जितने भी कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ये चाइना के कॉलोनीज बन जाएंगे। अब क्योंकि कर्ज इतना हो गया होगा, सो कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो अपने जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो चाइना के हाथों दे देंगे, बेच देंगे या लीज पर दे देंगे। जैसे कि एशिया में भी श्रीलंका का केस है कि उसको एक पोर्ट 99 ईयर्स के लिए पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा देना पड़ा है। सो दोस्तों उनको अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन लीज पे देना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, चाइना को अगर किसी मुद्दे पर इंटरनेशनल फोरम में सपोर्ट चाहिए होगा तो अफ्रीकन कंट्री जो है वो सपोर्ट करेगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अभी हांगकांग का इशू। हांगकांग इशू पे अफ्रीका के लगभग देशों ने चाइना का सपोर्ट किया है। क्यों किया है, आप इसी बात को समझिए कि हर देश के ऊपर क्या है, कर्ज है। अगर कर्ज वो नहीं चुका पा रहे हैं और अगर वो चाइना के साथ खड़े नहीं होंगे तो चाइना उनसे बहुत कुछ छीन लेगा। तो चाइना को यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेशनल फोरम में एक बहुत अच्छा, बहुत से कंट्रियों का एक समूह मिल गया कि जो कि उसका सपोर्ट करेगा। वहाँ के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो मिल जाएगा, मिल रहा है अभी, और इन फ्यूचर उसको उस पर कंट्रोल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके जो वहाँ गवर्नमेंट बनेगी इसी तरीके वो वही बनेंगे जो वहाँ पे चाइना चाह रहा होगा, उस टाइप का गवर्नमेंट बनेगा। क्योंकि चाइना तो यही चाहेगा कि हम अच्छे तरीके से हमारा एक्सेस रहे इन कंट्रीज में। और यही सब कुछ दोस्तों आज से 200-250 साल पहले हुआ करता था कि जिसपे यूरोपियन कंट्रीज डायरेक्टली राज नहीं करते थे, कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो अपने पपेट रूलर्स को कठपुतली सरकार वहाँ पे बनवा देते थे ताकि उनका काम चलता रहे। सो चाइना भी आज यही कर रहा है। अभी शुरुआत उसने किया है लोन देकर, बट दोस्तों चाइना का जो गेम प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। वो 1-2 साल का नहीं, वो अगले 50 से 100 साल का गेम प्लान लेकर चल रहा है। और मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि इस पर डिबेट होता है, तो इस पर डिबेट क्या है उसका मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि बहुत से जो कंट्रीज है वो ये कहती है या उनके एक्सपर्ट कि चाइना यहाँ पे ठीक काम कर रहा है, अफ्रीका को डेवलप करना सही है, क्योंकि अफ्रीका बहुत ही मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट अभी होना बहुत बाकी है। तो अगर कर्ज देकर ही चाइना डेवलपमेंट वहाँ पे कर रहा है तो ये सबके लिए भले की बात है। बट दोस्तों दूसरी साइड जो दूसरे एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि चाइना जो है वो यूं ही हेल्प नहीं कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि वो कर्ज देकर कर रहा है और इन फ्यूचर अफ्रीका डेवलप नहीं होगा, वो कर्ज में डूब जाएगा और उसका डेवलपमेंट हमेशा के लिए रुक जाएगा। सो ये डेवलपमेंट का सही तरीका नहीं है। तो इसीलिए दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में राय बटा हुआ है कि चाइना सही कर रहा है, गलत कर रहा है। और वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी जरूर हुई है, और अगर इस वक्त तक आप वीडियो देखे हैं अब तक तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बट मेरा स्टार्टिंग में जो मैंने 5-7 मिनट का कहानी सुनाया वो बस मेरा कहानी सुनाने का यही उद्देश्य था कि पहले भी यही हुआ करता था कि डेवलपमेंट के सपने दिखाए जाते थे। वो कहते थे कि हम लोग आपका डेवलपमेंट करेंगे और ये हमारी ड्यूटी है, जो हम वाइट लोग हैं उन्हीं का ड्यूटी है कि वो डेवलपमेंट करें। और बाद में क्या हुआ इंडिया सहित उन सभी कॉलोनीज का जब ये आज़ाद हुए, ये हम सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज 70 साल भी हो भी गया फिर भी आज हम दुनिया का महाशक्ति नहीं माने जाते हैं किसी भी, न मिलिट्री पावर में और न ही हम इकोनॉमी की अगर बात करें। तो दोस्तों सपने तो उन्होंने भी दिखाए थे और आज वही काम चाइना उनको सपने दिखाकर कर रहा है। तो दोस्तों ये देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में चाइना कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाता है अफ्रीका का, या कितना कर्ज में वो डूब कर चाइना के कॉलोनीज बन के रह जाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी सी लंबी बट नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर दिन लेकर आता रहता हूँ। सो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।